स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे चैनल पर आए हुए हैं मेंटर जिनका नाम है सीए अमन चौकसी। जी हाँ दोस्तों, अमन की जो सबसे अच्छी स्पेशलिटी है वो थ्योरी सब्जेक्ट में दोस्तों बहुत ज्यादा कमांड है। और दोस्तों, अमन के बारे में मैं अगर बताऊं तो अमन ने जब सीए फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब वो फेल हो गए थे और सेकंड अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप निकाला था। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो अमन चौकसी जी आए हुए हैं, इनने सीए फाइनल में दोस्तों बहुत ग्रुप निकाले हैं और इनकी फाइनल में दोस्तों 3 एग्जाम्शन है। तो दोस्तों, आज हम अमन चौकसे से जो आईडीटी में 71 मार्क्स दोस्तों अमन ने स्कोर किए थे, तो आज हम अमन से आईडीटी के बारे में बहुत सारा गाइडेंस लेने वाले हैं। तो थैंक यू अमन चैनल पर आने के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन अमन सीए बनने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन अमन। थैंक यू अर्पण। हाय हाय फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ द लक है। तो आप प्लीज जाइए, अच्छी तैयारी करिए और एकदम गुड मार्क्स के साथ पास हुई। हाँ दोस्तों, तो आप सभी से अमन की भी यही रिक्वेस्ट है, आप पूरी वीडियो देखिए, आपके लिए अमन से बहुत अच्छा गाइडेंस मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन जो अमन से मैं पूछने वाला हूँ, अमन जब सीए बने तो सीए बनने के बाद फीलिंग क्या थी? मतलब कैसा लगा जब रिजल्ट देखा कि रिजल्ट पास, तो उसके बाद कैसा लगा था? फर्स्ट फीलिंग क्या थी? फर्स्ट फीलिंग बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि आप जिस चीज के लिए इतना ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो और उस चीज का जब रिजल्ट आना है वो भी पॉजिटिव रिजल्ट आना है, तो उस दिन की बात ही अलग होती है। मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब मेरा रिजल्ट आया था जैन 21 का मैंने अटेम्प्ट दिया हुआ था, उसका जो रिजल्ट था आई थिंक 21 मार्च का राउंड आया था, रात में आया था। तो हम सुबह से वेट कर रहे थे कि अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट आएगा। थोड़ी एंजाइटी रहती है कि रिजल्ट में क्या होगा, बट अल्टीमेटली जब रिजल्ट देखा मैंने, जब पास है, बोथ ग्रुप पास है, तो वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। घर वाले, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब बहुत खुश थे। और वो दिन मेरी लाइफ का मैं कह सकता हूँ बेस्ट दिन था, क्योंकि उसमें इतनी हार्ड वर्क के बाद जो अपना रिजल्ट पॉजिटिव आता है, तो वो दिन यादगार रहता है, आपको पूरी लाइफ याद रहेगा। और लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होता है आपके लिए, यहाँ से आपकी लाइफ एकदम बदल जाती है। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट यार। जिस दिन सीए का रिजल्ट आता है दोस्तों, वो दिन बिल्कुल लाइफ का बहुत अच्छा दिन होता है। तो अमन, अब हम मूव करेंगे आईडीटी पार्ट पर। जैसे कि अमन के 71 दोस्तों 71 मार्क्स, इतने अच्छे मार्क्स आईडीटी में आए। तो अमन, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि क्लास किससे की थी? जो आईडीटी की क्लास की थी वो कौन से टीचर से की थी? मैंने आईटीटी की क्लास सीए यशवंत मंगल सर से करी थी, ऑफलाइन मोड में लिया था, पेन ड्राइव मोड में। तो क्लास मैंने वहां से करी थी। बट मैं गाइडेंस देना चाहूंगा, आप जब भी किसी टीचर की क्लास लेते हैं तो उससे पहले थोड़ा रिसर्च करें। ऐसा नहीं कि फ्रेंड ने बोला, फ्रेंड जा रहा है तो हम भी वही क्लास करेंगे। आप अपने लेवल पे थोड़ी रिसर्च करिए, थोड़ा देखिए, कॉस्टिंग वाइज भी देखिए, बिल्कुल देखिए, क्योंकि रेट्स वगैरह बहुत अलग अलग रहते हैं। बट आप बेस्ट क्वालिटी देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए, मटेरियल देखिए, कौन सा मटेरियल किस मटेरियल से पढ़ा रहा है, और जो स्टूडेंट्स है उनका सक्सेस रेशियो क्या आ रहा है, तो वो एक बहुत मैटर करता है क्लासेस ज्वाइन करने से पहले। वही वही वही, तो वो और आप एक ध्यान ये भी रखें। अपने लिए फैक्टर देखना चाहिए कि रिवीजन लेक्चर है नहीं है, और इनका मटेरियल बिल्कुल। कैसा है। तो ये तो बिल्कुल सही अमन ने बताया, है ना? फिर अमन, मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है कि आईडीटी में कौन से मटेरियल से जो पढ़ाई की थी, क्योंकि जो मटेरियल होता है जिससे अपन पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आईडीटी में कौन सा जो मटेरियल था उसके लिए अपन ने यूज किया था? मटेरियल तो देखिए, मैंने सबसे पहले यशवंत सर का ही मटेरियल यूज किया हुआ था। बट साथ साथ आप जो कोचिंग का मटेरियल है उसके साथ साथ आईसीएम मटेरियल को रेफरेंस के तौर पे लेना बहुत जरूरी है। आप जब भी फर्स्ट रीडिंग करते हैं आप कोचिंग के मटेरियल से पढ़िए, नो डाउट। बट जब सेकंड रिवीजन कर रहे हैं, एक बार आप आईसीएम मॉड्यूल को देखें जरूर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ कोचिंग मटेरियल देखते हैं, और अल्टीमेटली जो पेपर आता है वो आईसीआई बनाता है और चेकिंग भी उसी लेवल पे होती है। राइट, तो आप अपने कोचिंग मटेरियल को आईसीआई मटेरियल के लेवल पे लाने की कोशिश करें। मैं तो ये कहूंगा कि आप आईसीआई मटेरियल में अपने कोचिंग के नोट्स इनकॉर्पोरेट करें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आपको कोचिंग के नोट्स थोड़ा ज्यादा समझ में आते हैं, ज्यादा आपके लिए रेफरेंसिंग इजी होती है, तो बट आईसीआई मॉड्यूल का कवरेज बहुत जरूरी है, वो आपको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते जाना है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आईसीआई मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। वाह वाह, ग्रेट। तो अमन, मेरा एक अगला क्वेश्चन है कि आईडीटी में रिवीजन कितने किए थे? कि मतलब इतना अच्छा स्कोर करने के लिए कितने रिवीजन जो थे वो रिवीजन करने मैं तो पड़े थे? कहूंगा, हाँ रिवीजन तो मैं कहूंगा 4 रिवीजन मिनिमम है। बाकी 4 से आप ज्यादा जितना करेंगे तो वो एड ऑन की तरह आपको बेनिफिट देगा। बट एटलीस्ट 4 रिवीजन तो आपको करने ही करने हैं, एनी कॉस्ट आपको रिवीजन करने हैं। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही प्लानिंग बनानी है, आपके पास सारा रोड मैप तैयार होना चाहिए कि हम इतने रिवीजन करेंगे, इस टाइम पे करेंगे, इतना टाइम डिवोट करेंगे, तो वो सारा रेडी होना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 5 to 6 टाइम रिवाइज किया हुआ था। वाह वाह, ग्रेट। अभी जैसे अमन, अभी 30 दिन ही बचे हुए हैं, मतलब 30 दिन से कम ही बचे हुए हैं। तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि जो 30 दिन में कैसे पढ़ना चाहिए, जो आईडीटी के लिए कैसे तैयार करना चाहिए?
मैं कहूँगा जो लास्ट 30 डेज बचे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है सबसे पहले, क्योंकि पूरी जो आपने अभी तक प्रिपरेशन करी है तो उसको आपको फाइनलाइज करना है पूरे, कि हमने ये करी, हमको इतना आता है, पूरा समाप्त करना है। अब जो नए टॉपिक्स है उसको आप छोड़ दीजिए मेरे ख्याल से, अगर इनके ज्यादा टाइम नहीं है। बट ये जो 30 डेज है इसमें आपको अपने पूरे प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा अनदर लेवल पे लेके जाना, मैं कहूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपने स्टडी कर रखी है, जैसे नोट्स बनाए होंगे आपने, राइट, तो नोट्स जो आपने बनाए आपको वही करना है। एक समरी चार्ट भी आता है, बहुत सारे ऑथर्स का समरी चार्ट भी आता है, तो आईडीटी में यशवंत मंगल सर का भी आता है, जीएसटी में विशाल बत्तर सर का भी आता है, तो अलग अलग टीचर के अलग अलग समरी नोट्स आते हैं, राइट। तो मैं कहूंगा मैंने क्या किया था, मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। जो समरी नोट्स थे, राइट, उसमें मैंने जो डिटेल एनालिसिस होता है अपना, फॉर एग्जांपल पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन या आरटीपी एमटी में भी ये क्वेश्चन आया था और उसका टॉपिक कवरेज ये था। जैसे एक कोई प्रोविजन है, जैसे वैल्यूएशन का कोई है, राइट, अब वैल्यूएशन में कुछ एडजस्टमेंट वगैरह रहे जो कि आरटीपी एमटी में कवर थे, तो वो मैं एडजस्टमेंट अपने समरी नोट्स में लिख लेता था, जिससे मेरे को वो क्वेश्चन वापस से ना करना पड़े। तो ये मेरी अप्रोच थी एडजस्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए भी और एमसीक्यू के लिए भी। जैसे ऐसे का जो एमसीक्यू बुकलेट होता है, राइट, तो उसमें एमसीक्यू दिए रहते हैं बहुत सारे। लास्ट टाइम पे हमको पॉसिबल नहीं रहता कि हम सारा रिवाइज करें, राइट, तो जो जो आपसे एमसीक्यू नहीं बन रहे हैं स्पेसिफिकली, तो उसको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करिए कि ये इस वजह से, इस प्रोविजन की वजह से मेरा जो क्वेश्चन था वो गलत हुआ। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको वो बार बार मतलब रिपीटेटिवली आपका टास्क नहीं पड़ेगा कि अलग से वो क्वेश्चन भी देखना है, अलग से वो एमसीक्यू भी देखना है, तो वो आपको कहीं ना कहीं टाइम सेव करेगा। वाह तो मैं वाह ये वाह, कहूंगा कि ग्रेट। ये उसमें आप अपने नोट्स अच्छे से इनकॉर्पोरेट करिए और इस सोच में बनाइए, जब आप पहली टाइम बना रहे हैं तो इस सोच में बनाए कि मेरे को इसको 1.5 डेज के अंदर भी यूज करना है और लास्ट 30 डेज के अंदर भी यूज करना है, तो उसको आप 2 मार्क्स रखें पूरा हमेशा। वाह वाह, ग्रेट। ये बहुत अच्छी एडवाइस दी कि आपसे जो भी गलती होती है आप अपनी कॉपी में लिखते जाइए और अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, जैसा कि अमन ने बताया। और दोस्तों, ये 1.5 डे में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो ये अमन ने अच्छी एडवाइस दी। तो अमन, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आईडीटी पढ़ते थे तो उसमें क्या पूरा पूरा आईडीटी पढ़ते थे कि एक एक चैप्टर बिल्कुल शुरू से एंड तक पढ़ना है, या फिर मतलब कि एबीसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग पढ़ते थे? क्योंकि आईडीटी में 30 से 32 चैप्टर हो जाते हैं, तो इतना राइट। सारा कवर करना मुश्किल होता है। तो क्या स्ट्रेटजी रहती थी कि एबीसी एनालिसिस परफॉर्म कर ली थी या फिर पूरा ही देख के गए थे? राइट, तो मैंने ऐसा किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग को अपने फेजेस में बांटना, राइट, जैसे मैंने कहा कि 4 रिवीजन मिनिमम होने चाहिए। तो जो मेरी फर्स्ट 2 रीडिंग होती थी, भले ही वो एट अ टाइम होती थी, इकट्ठा पढ़ता था या अलग अलग पढ़ता था, तो उस समय मेरा फोकस रहता था कि मैं 100% कवरेज रखूं। फॉर एग्जांपल जो भी चैप्टर है वो 100% मैं कवर करूं और सारे चैप्टर पढूं। फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग में सारा कवरेज हो जाना चाहिए, राइट। अब फ्रॉम थर्ड रिवीजन एंड फोर्थ रिवीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एबीसी एनालिसिस का, राइट। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी एबीसी एनालिसिस मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे, राइट। तो आपको उस अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सारी चीज कवर नहीं कर सकते वो 1.5 डेज में, राइट। तो हमको कहीं ना कहीं थर्ड या फोर्थ रिवीजन से ही अपनी प्रिपरेशन को ऐसा मींस मोल्ड करना पड़ता है कि हम सारे एरियाज को कवर करते चलते, राइट। तो उसमें एबीसी एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। जैसे जीएसटी में फॉर एग्जांपल आईटीसी का चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएशन है, टाइम ऑफ सप्लाई है, तो ये सारे जो जो मेन चैप्टर है, राइट, इनको आपको ज्यादा टाइम देके थोड़ा अच्छे से डिटेल अंडरस्टैंडिंग करना है। और साथ ही साथ मैं बोलूंगा जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं, राइट, तो उसका क्वेश्चनर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि कोचिंग में क्या रहता है, बुकलेट अलग से देते हैं जिसमें सारी प्रोविजन एक्ट वगैरह लिखा हुआ रहता है और उसके साथ साथ क्वेश्चनर भी देते हैं, राइट। तो जब आप रीडिंग करें तो ट्राई करें कि वो क्वेश्चनर उसी टाइम पे पूरा सॉल्व करें, राइट। जैसे आपको एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मेरे से ये टॉपिक बनता है, और आपको जब आप लास्ट अपने रिवीजन स्टेजेस पे होंगे ना, तो आपकी जो क्वेश्चनर है उस पर टिक टिक लगा रहेगा कि हाँ भाई मैंने किया हुआ है, ये मैंने पूरा किया हुआ है। तो उसमें से आप अपने क्वेश्चंस को ना सेलेक्ट करने की कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनता है, उसमें ये एडजस्टमेंट है, ये नहीं बनता, तो वो मार्क करिए। तो वो आपको लास्ट डे में सिर्फ वही देखना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि लास्ट डे में टाइम रहता नहीं है पूरा आपको कवर करने का। तो अगर आप अपने नोट्स को इस तरह से मेंटेन करेंगे ना, तो आपको एंड ऑफ द डे जो 1.5 है वो आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज होगा। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। ये अमन ने बहुत अच्छी एडवाइस दी। मैं अमन से ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि अमन, जैसे आईडीटी वाला सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी होते हैं, अपने पास क्वेश्चन बैंक भी होता है, तो मैं यही पूछने वाला था कि अपने लिए जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक करना है, कैसे टाइम बैलेंस कैसे करना है, कि ये दोनों करने इंपॉर्टेंट है कि किसी एक पे ही फोकस करना जरूरी है? यही मैं अगला क्वेश्चन पूछने वाला था। या तो राइट, क्या जस्ट क्या टू ऐड ऑन एडवाइस जो रहेगी? प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, हाँ, मैं उसी पे एक ऐड ऑन देना चाहूंगा जो लास्ट बात मैंने कही थी। जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप उसमें क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को कैसे फ्रेम कर रहे हो, राइट। और फ्रेम आपको कैसे करना है, जैसे आईसीआई करता है, राइट, जो भी एमटीपी आरटीपी आता है, तो आईसीआई का जो प्रेजेंटेशन रहता है ना एकदम नीट एंड क्लीन रहता है, तो आपको वही फॉलो करना है, राइट। आप कोशिश करें कि आप वही प्रेजेंट करें आईसीआई का, तो वो एक बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है एग्जामिनर को भी जब वो चेक करता है, और उसमें मार्क्स भी अच्छा रहता है, राइट। तो प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। वर्किंग जो आप दे रहे हैं क्वेश्चन की, वो सिस्टमैटिक डिटेल्ड उसमें होना चाहिए। अगर आप सेक्शन नंबर याद करते हैं तो वो एड ऑन दे देगा आपको। बट एक एडवाइस रहेगा कि सेक्शन कभी भी आप गलत मेंशन ना करना, क्योंकि उससे हो सकता है कि जो आपका पेपर चेक इवैल्यूएट कर रहा है जो भी, वो आपका पूरा समय काटे क्योंकि आपने सेक्शन नंबर का गलत रेफरेंस दिया। तो इनकेस आता है तो बहुत अच्छी बात है, एड ऑन रहेगा वो आप लिखिए जरूर, जो भी आपका सेक्शन है, चैप्टर है, वो सब पूरा लिखिए। बट इनकेस नहीं आता है तो उसको अवॉइड करिए। जो भी आपका सेक्शन का जो भी लैंग्वेज है वो आप सिर्फ लिखिए, तो उससे भी काम मिल जाएगा आपका। टाइम मैनेजमेंट का मैं ये बोलूंगा कि आपको चैप्टर वाइज डिपेंड करेगा, राइट। जैसे वैल्यूएशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम है, थोड़ा प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो
जो चैप्टर्स आपको प्रैक्टिकल पे पूरा ध्यान देना, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि एमसीक्यू कवरेज भी रहता है 30 मार्क्स का, तो आप थ्योरी में ट्राई करिए कि वो आपका एमसीक्यू पूरा निकल जाए, बट जो भी आपका प्रैक्टिकल पोर्शन रहता है राइट, तो उसमें आपको रिटन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक बार देख लिया हमने, क्वेश्चन में देख लिया, रिटन प्रैक्टिस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ना सिर्फ आईटीटी में, मैं तो कहता हूँ पूरे सीए फाइनल, पूरे सीए अक्रॉस द लेवल पे रिटन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वो आपकी स्पीड भी बढ़ाती है और कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपको पता रहता है कि आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है। वाह वाह, ये अमन ने बहुत अच्छा बताया दोस्तों। ये मैं आप सभी के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टेलीग्राम पे देखोगे, आप चाहे इंटर में हो, फाइनल में हो, किसी भी लेवल पे हो, आपके लिए जो AIR आते हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं दोस्तों, उनकी कॉपी देखकर जरूर जाइए दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अपने लिए आता सब कुछ है, पर प्रेजेंट कैसे करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अमन ने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि अपने लिए ये जरूर देख के जाना है कि हमें आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो अमन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब एमसीक्यू भी आने लगे हैं, आईडीटी में 30 नंबर के एमसीक्यू होते हैं, तो एमसीक्यू के लिए क्या स्ट्रेटजी थी कि एमसीक्यू के लिए कैसे सॉल्व करना है, तो कैसे तैयार किया था एमसीक्यू? हाँ, तो एमसीक्यू बेसिकली देखिए, आपको सबसे पहले थ्योरी कवरेज जो भी आपका आईटीटी में प्रोविजन वाइज है राइट, वो पूरा कवर करना है। पहले एक बार आप ट्राई करिए कि आपका जो प्रिपरेशन है ना, वो एक अप टू मार्क हो जाए राइट, जिससे कि आप एमसीक्यू अटेंड कर पाए राइट। तो आपको सबसे पहले थ्योरी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए राइट। अलॉन्ग विद थ्योरी प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि एमसीक्यू मिक्स रहता है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों रहता है राइट। तो आपको पहले फर्स्ट सेकंड रिवीजन के बाद मैं कहूंगा कि आप एमसीक्यू उठाएं राइट, और उठाते तो आईसीआई की जो कंसोलिडेटेड वाले एमसीक्यू रहते हैं, जो बुकलेट है आईसीआई की राइट, आप उस पर ज्यादा फोकस करें रादर देन किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इररिलेवेंट रहता है, बहुत ज्यादा नंबर्स भी रहते हैं एमसीक्यू के, बहुत ज्यादा बार रिपीटेशन एंड ऑल होता है, तो उसमें टाइम कंज्यूम होता है बहुत ज्यादा राइट। तो आप आईसीआई पे फोकस करिए, बहुत अच्छा आईसीआई का मटेरियल है, उसमें भी एमसीक्यू दिए रहते हैं, आईसीआई के बुकलेट है, आरटीपी एमटीपी सब में ये कवरेज हो जाता है बेसिकली एमसीक्यू के लिए। तो मेरे ख्याल से वही अप्रोच रखनी चाहिए एमसीक्यू के लिए, और बेस अपना स्ट्रांग होना चाहिए सारा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। एंड अलॉन्ग विद दैट एमसीक्यू मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे आप लास्ट डे में आप एमसीक्यू बहुत मुश्किल रहता है राइट, 1.5 डेज में एमसीक्यू सॉल्व करना। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो जो भी आप जहाँ पे भी फर्स्ट है राइट एमसीक्यू में, ये इस प्रोविजन की वजह से मेरा एमसीक्यू गलत हुआ राइट, तो उसको आप अपने चैप्टर में इंकॉर्पोरेट कर लीजिए कि ये मैंने गलत किया था राइट। तो उससे क्या होगा कि आपको एमसीक्यू बार बार नहीं देखना पड़ेगा, कि मतलब वो बैक ऑफ द माइंड आपका रहेगा कि इस वजह से मेरा गलत हुआ था। तो आप अगली बार अगर उस प्रोविजन सेक्शन पे आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको पहले ही क्लिक कर देगा कि ये गलत किया था, तो ये वर्डिंग वगैरह मैं अच्छे से पढ़ के आगे सोल्व करूँ। तो आपको नोट्स में इंकॉर्पोरेट हो जाना चाहिए, जिससे आपको बार बार एमसीक्यू ना देखना पड़े। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। तो ये अमन ने बहुत अच्छी एडवाइस दी कि जो आईसीआई के जो एमसीक्यू हैं उनके लिए करें, क्योंकि वो बहुत कम भी हैं और उनसे आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और जहां पे गलती होती है वो अपने नोट्स में ही इनकॉर्पोरेट कर दें। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा स्मार्ट तरीका बताया अमन ने। तो अमन, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज का क्या किया था, कि मतलब जैसे कि राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, तो टेस्ट सीरीज का क्या, कितने पेपर लिख के देखे थे, इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कीजिए। राइट, टेस्ट सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरे ख्याल से। आप जब भी अपेयर होते हैं फाइनल लेवल पे, तो टेस्ट सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है राइट, क्योंकि उससे आपका क्या होता है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको आ जाता है, रिटन प्रैक्टिस होती है, हैंड राइटिंग में आप इंप्रूव होते जाते हैं जैसे जैसे आप लिखते जाते हैं राइट। तो ये कुछ बेनिफिट्स है, मतलब मैं कहूंगा कि इट्स अ काइंड ऑफ मैंडेटरी थिंग कि आपको टेस्ट सीरीज देना ही देना है राइट। अब डिपेंड करता है अपने ऊपर कि आप कैसे दे रहे हैं राइट। आप एक ओवरऑल मतलब ग्रुप लेवल पे भी देख सकते हो उसको, क्योंकि ग्रुप वाइज टेस्ट सीरीज भी आती है, सब्जेक्ट वाइज भी आती है, चैप्टर वाइज भी आती है राइट। तो मैं कहूंगा अगर आप इनिशियल स्टेज से प्लान करें, तो सबसे पहले आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व कर दीजिए राइट। जब आपको एक बेस आ जाए कि मेरे को ये सब्जेक्ट पे पकड़ आ गया राइट, तो उसके लिए आप ओवरऑल टेस्ट सीरीज दीजिए, जो एट पार विद आईसीएस स्टैंडर्ड जो होता है ना, 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो वैसी फुल टेस्ट सीरीज भी आती है राइट। तो आप एक एक लेवल करके चलिए, पहले चैप्टर वाइज फिर फुल राइट, एंड फुल भी आप दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से कम मिनिमम 3-4 टेस्ट सीरीज दीजिए। उससे क्या होगा, आपको गलतियां पता चलेगी कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ राइट। और क्या होता है, चेकिंग भी दूसरा कर रहा है राइट, क्योंकि अगर मैं कुछ सम लिख रहा हूँ तो मेरे को ये पता नहीं चलेगा कि मैंने गलत कहाँ किया राइट, लेकिन वो सामने वाला जब बताएगा तो वो कहीं ना कहीं ध्यान में रहता है कि अगली बार जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा गलती हुआ था, तो मैं वो गलती ना करूँ राइट। और रिटन प्रैक्टिस से ये रहता है कि याद भी ज्यादा रहता है, आपकी मेमोरी में वो चीज ज्यादा देर तक स्टोर होती है राइट। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप टेस्ट सीरीज और रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। यस यस दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी रहता है कि चलो पैसे खर्च नहीं करने, तो दोस्तों आप टेस्ट सीरीज पे पैसे मत खर्च कीजिए। आप कहीं से मतलब आपके लिए आईसीआई के बहुत सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, उनके लिए ले लीजिए, अपने दोस्तों से चेक कीजिए, आप दोस्त के चेक कर दीजिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आप टेस्ट सीरीज जरूर कीजिए, या तो मार्केट से कोई परचेस कर लीजिए, या फिर आईसीआई के जो मटेरियल है उसको कीजिए दोस्तों, पर टेस्ट सीरीज आपके लिए करना ही करना है। ठीक है। अब अमन, मेरा जो नेक्स्ट डाउट है कि यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे रिवीजन लेक्चर रहते हैं, तो जो यूट्यूब पर जो तुमने जो रिवीजन लेक्चर रेफर किए थे, वो कौन से टीचर के रिवीजन लेक्चर रेफर किए थे और कितना जानना हेल्पफुल थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता था। राइट,
मैंने जो रिवीजन लेक्चर रेफर किए थे वो सीए यशवंत मंगल सर के ही किए थे। उनका मेरे को बेस्ट चीज ये लगता है कि उनका चैप्टर वाइज जो उन्होंने मॉड्यूल दिया था अपना कोचिंग का, उसी वाइज वो रिवीजन लेक्चर अपलोड करते हैं, राइट। और मोस्टली हर अटेम्प्ट के लिए, नहीं तो एक जैसे हर ईयर वाइज वो लेक्चर अपडेट करते हैं अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स, राइट। तो बेस्ट पार्ट रहता है कि आपको एक बार जब आपने अमेंडमेंट लेक्चर देख लिया तो वापस से आपको उस पुराने रिवीजन मींस पुराने कोई इनके बहुत सारे टीचर्स के पुराने रिवीजन भी पड़े रहते हैं, राइट। बट उसमें अगर कुछ सेक्शन में अमेंडमेंट आ गया है तो फिर वो कवर नहीं हो पाता अपना, राइट। अलग से कंफ्यूज अलग होता है, राइट। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी टीचर का देखिए, एक बार थोड़ा एनालिसिस कर लीजिए कि कहाँ तक अपडेटेड है। टीचर बताते हैं इनिशियली कि ये यहाँ तक अपडेटेड है, तो वो रिवीजन लेक्चर जरूर देखिए। उससे क्या होता है कि आप बिना पढ़े आपके माइंड में है ना चीजें याद होने लग जाती है आपको, राइट। तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि हम उतना टाइम कम देने लगते हैं, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है कि इस टाइम में हम दूसरा सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हैं, राइट। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वीडियो लेक्चर भी है, ऑडियो लेक्चर भी है। इनकेस जैसे यशवंत मंगल सर के दोनों टाइप के लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे। इनकेस आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए, आप अपने सिंपली हेडफोन लगाइए और ऑडियो सुनते रहिए, राइट। उससे भी आपका हेल्प हो जाएगा। अपने नोट्स जरूर सामने रखिए उसका, तो वो एक बहुत ज्यादा क्विक रेफरेंसिंग के तौर पे बहुत जल्दी चैप्टर्स का रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और जीएसटी कस्टम दोनों ही आपको इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के रिवीजन लेक्चर, एफटीपी, सब चीज के रिवीजन लेक्चर ऑनलाइन मिलेगा। तो बट रेफरेंस जरूर है कि आप देखिए इन सब चीजों से एंड में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और रेगुलरली देखिए। वाह वाह, ये बहुत अच्छी एडवाइस दी कि यार जितना अपन रिवीजन लेक्चर देखेंगे उतना जाना अपने लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब अपन जितना सुनते हैं तो अपने माइंड में चीजें सेट होने लगती है। और एमसीक्यू में तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो आप जितना भी रिवीजन लेक्चर, आप जिस भी टीचर के आप रिवीजन लेक्चर देखते हैं तो रिवीजन लेक्चर दोस्तों जरूर देखिए। और दोस्तों अब एक जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमन से, अमन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी कि वो पेपर अटेंड करने में दिक्कत आती थी कि पता चला 100 में से अमन का 65 या 70 मार्क्स का ही पेपर अटेंड हो पा रहा है। तो अमन ये स्पीड कैसे इंप्रूव की थी? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 3 घंटे में अपना पूरा पेपर ही अटेंड नहीं कर पाते। तो अमन इस पे कैसे वर्क किया कि पूरा पेपर अटेंड करने लगे? तो ये इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए था। राइट, राइट। अब पेपर अटेंड नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल से इसके दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, राइट। या तो एक तो पेपर ही बहुत टफ है, राइट, जिसकी वजह से हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, या फिर पेपर अपना स्टैंडर्ड लेवल का, राइट, अपनी राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा कम है जिसकी वजह से छूट रहा है। तो मैं सिनेरियो बाय सिनेरियो बता देता हूँ। इनकेस आपका पेपर टफ है, राइट, तो आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप पूरा प्रिपेयर होकर जाइएगा कि पूरे सीए फाइनल लेवल पे आपके 2 3 या 4 पेपर भी टफ कैटेगरी के आएंगे, राइट। तो आपको वहाँ पे जाके डरना नहीं है, हेजिटेट मतलब एकदम से घबराना नहीं है आपको, राइट, कि ये बन नहीं रहा हमसे, अब हम क्या करेंगे आगे के, हम पेपर देख ही नहीं दे, राइट। उसको पूरे अच्छे से एक बार पेपर देखिए, शांत मन से देखिए, जो जो आता है वो अटेम्प्ट कीजिए, और जितना आता है उतना लिख के आइए, राइट। जो जो आपको पहले पहले आता है तो ट्राई करिए कि आप उसको विद इन द टाइम खत्म कर दे, राइट। अब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो उसको एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिए, जितना आ रहा है आप उसको विद इन द टाइम करने की कोशिश करिए, राइट। उससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा कि जो मेरे से बनता है वो मैंने टाइम लिमिट के अंदर खत्म किया, और जो नहीं बनता तो मैं ट्राई मार रहा हूँ एटलीस्ट, कि जिससे मेरे ऐसा ना लगे कि मैंने पेपर कम अटेम्प्ट किया, राइट। तो एक वो पॉइंट रहता है। जो सेकंड सिनेरियो है कि पेपर स्टैंडर्ड है लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा, तो उसका सबसे बड़ा रीजन रहता है कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं रहती पहले से। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पहली बार ही सिर्फ डायरेक्ट फाइनल एग्जामिनेशन में पेपर अपियर होते हैं उसके लिए, राइट। तो उनको आइडिया नहीं रहता कि हमको पहले क्या करना है, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, राइट। वो एनालिसिस नहीं हो पाता। बहुत सारे मतलब सेफ फाइनल लेवल पे ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा पढ़ के नहीं जाता, राइट, पढ़ते सब है बट रिजल्ट इतना कम आता है। वो उसी के कारण आता है कि उनकी अप्रोच थोड़ी कहीं ना कहीं गलत रहती है। वो टाइम मैनेजमेंट और ये रिटन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सीरीज, ये सब नहीं देते हैं, राइट। तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिजल्ट पे, राइट। तो इसके लिए आपको पहले से ही अपनी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको अपना पूरा मैनेजमेंट देख लेना है कि मेरे से ये मैं टाइम मतलब टेस्ट सीरीज के लिए भी अपेयर हो रहा हूँ, मैं विद इन द टाइम कंप्लीट कर रहा हूँ, राइट। जैसे सी फाइनल लेवल पे क्वेश्चंस रहता है, राइट, तो ईच ऑफ द क्वेश्चन आपको कितने मिनट्स देने हैं तो आपको पहले से ही पता रहनी चाहिए। और वो आप एक घड़ी लेके जरूर जाए अपने हॉल में, और उसमें आप मॉनिटर करते रहिए उसको कि मैंने ये क्वेश्चन इतने टाइम में किया, इसमें मेरे को ज्यादा टाइम लग गया है, तो अगले क्वेश्चन में मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। तो ये जब तक आप ये मॉनिटर नहीं करेंगे, जब तक कहीं ना कहीं पेपर छूटने के चांसेस रहेंगे आपके। तो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो आपके साथ डायरेक्ट फाइनल पेपर में ना हो, तो इससे अच्छा आप टेस्ट सीरीज में एक बार वो सिचुएशन अपने फेस कर लीजिए, तो उससे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रहता है और वो गलतियां वापस फाइनल लेवल पे रिपीट नहीं होती है। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट यार। अमन ने मतलब ऐसा बताया कि अब पहले से अपना टाइम सेट कर लीजिए कि हमें 1 घंटे में 35 नंबर का पेपर करना ही करना है। तो दोस्तों ऐसे में आपका 3 घंटे में पूरा पेपर बहुत इजीली हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप टेस्ट सीरीज में, अमन ने बताया कि अपन गलती टेस्ट सीरीज में कर दो पर फाइनल एग्जाम में नहीं करो। तो दोस्तों आप सभी से मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज दीजिए हर सब्जेक्ट की, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अब दोस्तों अब हम पूछने वाले हैं अमन से एग्जाम रिलेटेड टिप्स जो आईडीटी में हेल्पफुल रहेगा। तो अमन जैसे कि एग्जाम में 3.25 घंटे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, तो कैसी स्ट्रेटजी रहती थी कि 15 मिनट में क्या पढ़ते थे, फिर कैसे किस टाइम पे एमसीक्यू करते थे कि सबसे पहले एमसीक्यू करते थे कि बीच में करते थे, क्या जो 3.25 घंटे की जो स्ट्रेटजी रहती थी वो क्या रहती थी? स्ट्रेटेजी सबसे पहले ये रहती थी, जैसे 15 मिनट्स बिफोर पेपर मिलता है, राइट, उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि ये क्वेश्चन मेरे से आता है, इसको मैं पहले अटेम्प्ट करूंगा, इसको थोड़ा बाद में करूंगा। तो ये आपके 15 मिनट्स में कहीं ना कहीं आपको एक तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना है कि ये
ये पेपर है, इसमें ये चैप्टर से ये पूछा है, इतने मार्क्स का, राइट। फिर आपको एक अप्रोच सेट करनी है कि मैं पहले 1 घंटे में क्या करने वाला हूँ, राइट। जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं तो आप उसको सबसे पहले सॉल्व करोगे, जो टफ है तो उसको आप बाद में ट्राई मारोगे, राइट। तो वो कहीं ना कहीं अप्रोच आपको वो 15 मिनट में ही ले लेनी पड़ती है, राइट, कि ये टाइम में मैं ये करने वाला हूँ, राइट। और जहां तक एमसीक्यू का सवाल है, तब मैं एमसीक्यू को पहले ही सॉल्व कर लेता था, राइट। मैं कोशिश करता था कि 20-25 मिनट के अंदर वो एमसीक्यू सॉल्व हो जाए, तो एट द लास्ट कहीं मेरा एमसीक्यू का कुछ छूट ना जाए, क्योंकि एमसीक्यू 30 मार्क्स का रहता है, राइट। तो सबसे ज्यादा जैसे आईडीटी है, ऑडिट है, तो ये सब एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहता है, राइट। तो एमसीक्यू में आपका मतलब मार्क्स आपको अच्छे आ गए तो आपका कहीं ना कहीं वो 40 मार्क्स की जो लिमिट रहती है ना, वो क्रॉस हो जाती है, राइट। आप उससे बहुत अच्छे ऊपर मार्किंग ले आते हो, तो एमसीक्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो एमसीक्यू के लिए जो अप्रोच मेरे ख्याल से जो आपको रखनी चाहिए, वो आपको पहले ही एक बार पूरा पेपर रन थ्रू कर लेना चाहिए, और तो हाथों हाथ उसको मार्क कर देना चाहिए। भले आपसे जो ना बन रहा है, एक बार आप उसको मार्क करके रख लीजिए, इनकेस आपके पास आखिरी में टाइम बच रहा है तो एक बार उस पर वापस एनालिसिस करके उसको वापस चेक करिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो जो कंफर्म है कि ये मेरे से बन रहा है, राइट, तो वो उसके लिए मैं पहले ही श्योर हो जाऊँ कि ये सही है। और जो नहीं बन रहा है तो एंड ऑफ द 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में उसको एक बार वापस रिविजिट करके उसको टिक लगाऊं, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही अप्रोच रहता है। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट यार। आप कल भी जो डिंकी ने बताया था कि 20 मिनट में एमसीक्यू, तो दोस्तों आप इतनी कमांड लाइए कि 20 मिनट में अगर आपके एमसीक्यू हो जाते हैं तो दोस्तों आपके पास 2.5 घंटे से ज्यादा टाइम है बाकी का पेपर करने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी टेक्निक जो अमन ने बताई है। तो और अमन मतलब एक जो एनी अदर टिप्स, जो अभी जो स्टूडेंट है जो मई 22 कम दिन बचे हैं, क्या क्या करना चाहिए कि अभी इतने कम दिन में क्या क्या एरिया पर फोकस करना चाहिए, क्या टिप्स दोगे कि जो मई 22 के लिए अभी जा रहे हैं आईडीटी के लिए? राइट, राइट। मैं सबसे पहली टिप तो ये देना चाहूंगा कि आप अपना 1.5 डेज है ना, उसको अभी से प्लान कर लीजिए, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट पेपर एफआर का होता है, राइट, उसके बाद टाइम इतना जल्दी जाता है कि आपको प्लान करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम वो 1.5 डेज जब भी डिसाइड करेंगे कि हमको क्या पढ़ना है, कितनी देर में पढ़ना है, तो वो बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें चीजें छूटने लग जाती है फिर आपकी, राइट। और आप अगर वो एक टॉपिक 1.5 डेज में रिवाइज नहीं करोगे, बहुत कम चांसेस है कि आपको एग्जाम के दिन वो याद आएगा, राइट। तो आपको अभी से वो 1.5 डेज को प्लान करके चलना है कि मैं ये चैप्टर में इतना टाइम लगाऊंगा, इसमें इतना टाइम लगाऊंगा। अगर कोई चैप्टर 2-2 बार देखने हो, मैं कहूंगा कि आप 2-2 बार भी देखें। जो छोटे चैप्टर्स है, जैसे एफटीपी अगर जीएसटी में, राइट, वो उसका 5-6 मार्क्स का कवरेज है, राइट, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं जो कम कम है। क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एबीसी एनालिसिस के हिसाब से आप उसको एक बार स्ट्रॉन्ग करके चलिए, तो आपका जो है ना 40-60 की जो लिमिट्स है आपके पास और एग्जामिशन की, वो आराम से क्रॉस होती रहेगी, राइट। तो उसके लिए आपको 1.5 डेज की प्लानिंग, अगर अभी मैं मे 22 वालों की बात करूं, तो वो 1.5 डेज अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए। और प्लान होनी चाहिए, मैं कहूंगा कि ऐसा कोई भी ना जाए कि उसी दिन प्लान करे, अभी से एक बार प्लान कर लीजिए, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। और जो लास्ट 30 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि आप अपने रिवीजन पे फोकस रखें, राइट। अभी भी आप कोशिश करें कि आपके एटलीस्ट 2 रिवीजन हो जाए, भले आप वो समरी चार्ट से कवर करें या कैसे भी करें, एटलीस्ट 1.5 से 2 रिवीजन आपके हो जाने चाहिए। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा कि मैंने इतने रिवीजन कर लिए, तो मैं इजीली ये पेपर अटेंड कर पाऊंगा। तो ये मेरा सजेशन रहेगा वाह आपको। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट यार, बहुत अच्छी एडवाइस दी। तो मैंने एक लास्ट क्वेश्चन ये और पूछने वाला हूँ कि 1.5 डे में क्या स्ट्रेटजी थी, जो तुम्हारी जो स्ट्रेटजी थी 1.5 डे में कैसे तैयार किया था कि जब एग्जाम से आए 5 बजे 5-6 बजे तक घर आ जाते हैं, फिर क्या क्या स्ट्रेटजी थी कि 1.5 दिन में कैसे पढ़ना है? स्ट्रेटेजी पहले ये रहती थी कि जब एक बार घर आने के बाद अच्छे से आप स्नैक्स वगैरह लीजिए और थोड़ा 1-2 घंटे आराम करिए, राइट। जितना भी आपकी कैपेसिटी है, सबका अलग अलग होता है, जैसे प्लान करना, बट आराम जरूर करिए, एक बार अपने माइंड को रिफ्रेश करिए, राइट। और जब आप एक बार माइंड आपका रिफ्रेश हो जाए, तो आप एक बार स्ट्रेच पे पढ़ने का कोशिश करिए कि आज, जैसे आपने पहली प्लान के लिए होगा कि आज मैं ये पढ़ूंगा, राइट। तो अपने टारगेट को मीट करने की कोशिश करिए कि आज कम से कम मेरा इतना हो जाए, इससे कल का जो दिन रहेगा उस पर कोई ओवरलोड नहीं होगा कि ये टॉपिक मेरे से आज छूट गया तो मेरे को कल करना है। तो एक आपको रिलैक्स होकर बढ़िया से कल से आप फ्रेश डे स्टार्ट करके अपने टारगेट्स को मीट कर सकते हैं, राइट। तो एक ये मतलब मैंने ये अप्रोच फॉलो करी थी, बट मेरे से क्या हुआ था, क्योंकि 100% परफेक्ट नहीं रहता कोई बात, राइट। थोड़े 1-2 टॉपिक्स इधर उधर गए थे, तो वो अगले दिन कवर करने थे, राइट। तो वो थोड़ा अनइजीनेस सा हो जाता है कि ये टॉपिक बचा मेरे को कल भी करना है, तो हम क्या करते हैं, अपने जो स्लीप टाइम रहता है, सोने का टाइम रहता है, उसमें से वो करते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से इनकेस अगर आपके पास है, अगर आप अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम डे में भी वैसे भी कोई भी ज्यादा नहीं सो पाता, राइट। बट एक मिनिमम जो आपकी स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है, आप वो जरूर पूरी करिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रेच और कर देंगे, टॉपिक कवर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो आप आराम से कर सकते हैं फिर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वो एग्जाम डे में बेनिफिट करेगा कहीं ना कहीं। बट आपको अपनी हेल्थ और उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, राइट। आपको रेगुलरली स्नैक्स वगैरह लेते रहने, ब्रेकफास्ट करिए, लंच करिए, अच्छे से करिए, और एकदम रिलैक्स होकर जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे क्या रहता है, टेंशन रहती है बहुत ज्यादा कि कल पेपर है, और बहुत ज्यादा हाइपर होने लगते हैं कई बार कि अब क्या होगा, कल ऐसा पेपर आएगा, ऐसा। वो आप एकदम रिलैक्स करिए, घर वालों से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए, बट पेपर के बाद कभी भी फ्रेंड से बात ना करें, राइट। जब भी आपका पेपर हो रहा है, डायरेक्ट आप जाइए घर, अपने बात अपने तक रखिए, राइट, कि मेरा पेपर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ है। क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी बिगड़ जाता है आगे वाला पेपर, इनके सामने खराब होता है ना, तो आगे कॉन्फिडेंस नहीं रहता, राइट। तो वो एक बात रहेगी कि आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से नॉर्मल बात करिए, इनकेस आपको लग रहा है कि किसी से बात करने की जरूरत है, घर वालों से बात करिए, और थोड़ा चिल होकर अपना प्रिपरेशन करते रहिए, बस ये बोलूंगा। स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस में कहीं ना कहीं पेपर खराब होता है फिर आगे। वाह वाह, ग्रेट 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 अमन। अमन तो यार एक और लास्ट मेरे लिए एक डाउट आ गया था कि आईडीटी का पेपर सबसे लास्ट पेपर होता है
और जैसे कि तुमने तो बोथ ग्रुप दिए थे, तो यार इतने दिन लगातार स्टडी करना, अप्रोक्स 16 दिन हो जाते हैं, और बिल्कुल अपना दिमाग कैसा हो जाता है, तो मोटिवेट कैसे रखते थे? क्योंकि क्या होता है, बीच में अपने एक दो पेपर पक्का ही बिगड़ जाते हैं और अपन एग्जाम से बाहर ही निकलते हैं और अपन को पता चल जाता है कि ये दो क्वेश्चन तो गलत हो गए। और इन सब चीजें जो नेगेटिविटी रहती थी, इनको कैसे दूर रखते थे, और जो अपना मोटिवेशन रहता था एंड पेपर तक कैसे रखते थे, ये बताइए। मोटिवेशन का बस यही था कि इस बार करना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका था, तो सेकंड अटेम्प्ट में पूरा क्लियर करना था। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि अब चीजें वापस से नहीं पढ़नी, राइट? क्योंकि उस टाइम वैसे भी कोविड था, तो पेपर का पोस्टपोन होता रहता था, ये वो, तो उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था कि बार बार वही चीज करना है, एग्जाम का भी थोड़ा टाइमलाइन शिफ्ट होती जा रही है, तो एक वो फ्रस्ट्रेशन था। बट एट द एंड ऑफ द डे यही लगता था कि इस बार जो अटेम्प्ट देना है वो आखिरी रहेगा, इससे आगे नहीं देना है। कहीं ना कहीं थोड़ी अपना अप्रोच वगैरह, माइंडसेट, ये सब चेंज करने की जरूरत पड़ती है बोथ ग्रुप देने के लिए। कि माइंड में पहले से आपको फर्स्ट डे से ही क्लियर रहना पड़ता है कि मैं बोथ ग्रुप दे रहा हूँ, अकॉर्डिंगली मेरे को उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ये सब मैनेज करना है, राइट? बट एक चीज बोलूंगा, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप ये लोड लेके ना चलिए कि मेरा अगले में 4-5 महीने में पेपर है, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने फ्रेंड से मिलने नहीं जा पाऊंगा, या मैं घर वालों को ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। एकदम आप सब बैलेंस करके चलिए, राइट? उससे क्या होता है कि आपका मेंटल हेल्थ रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं घर पे था, राइट, मैंने अपनी जो प्रिपरेशन करी अपना होम टाउन में ही करी थी, तो मैं घर पे था, तो मेरे को फैमिली की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिलता था कि मतलब खाने पीने का भी एकदम सही होता था, और उतना स्ट्रेस नहीं आता था इनके अदर देन जब आप बाहर से, क्योंकि बाहर आप अल्टीमेटली सब चीज हमको मैनेज करनी, राइट? मैं बोलूंगा अपनी लाइफ में बैलेंस रखिए, राइट, अलॉन्ग विद स्टडी, जो भी आपको हॉबीज है वगैरह है, आप सब करिए। बट एंड ऑफ द डे जो 30 डेज है या फिर आपका एग्जाम टाइम है, उसको कहीं ना कहीं लिमिट करके एग्जाम को आप थोड़ा मतलब फोकस करने की कोशिश करें, तो आराम से ये चीजें होती जाती है। और फिर आप अल्टीमेटली रिजल्ट के बारे में सोचिए, राइट? क्योंकि आपका इनकेस जब आपका रिजल्ट आता है तो वो अलग ही दिन होता है, राइट? तो आप अपने रिजल्ट को माइंड में रख के आगे काम करिए। वाह वाह, ग्रेट 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 अमन। तो अमन ने बहुत अच्छी चीजें बताई। एक तो पहले एक बहुत अच्छी चीज बताई कि एक्सपेक्टेशन नहीं कीजिए, क्योंकि अपन क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इसमें अपन स्कोर कर लेंगे, एग्जामिशन कर लेंगे, फिर अचानक से पेपर बहुत ज्यादा टफ आ जाता है, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और अमन ने बताया कि चिल कीजिए दोस्तों, टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। और जो 30 दिन है, जो एग्जाम के 30 दिन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपने अगर पहले पढ़ाई अच्छे से नहीं भी की है, और इन 30 दिनों में दोस्तों अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, तो भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो अमन ने हमारे लिए बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। थैंक यू अमन। सारे स्टूडेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मेंटर अमन चौकसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अमन ने थैंक यू बोथ ग्रुप भी दिया फ्रेंड। है। या अमन। हाँ, बस एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये जो आईडीटी और डीटीएस में थोड़ा अमेंडमेंट पार्ट्स को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देके चलिए, क्योंकि अमेंडमेंट्स रेगुलरली आते हैं, राइट? तो जो भी आपका अटेम्प्ट है उससे पहले के एक दो अटेम्प्ट्स के आप अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट जरूर कीजिए, राइट? क्योंकि पॉसिबल है कि जो भी अमेंडमेंट्स है वो आपके पेपर में दिखेंगे आपको, राइट? तो उसको थोड़ा अच्छे से प्लान कीजिए, बार बार एक बार रिवीजन सुनिए उसका अमेंडमेंट्स का। तो अमेंडमेंट्स छोड़ के नहीं जाने हैं, डरना नहीं है, ज्यादा रहता है तो भी करके जाने हैं, बट पूरा प्रिपरेशन करके आपको पेपर में अपेयर होना है। या वाह वाह, ग्रेट। ये भी क्योंकि हाँ दोस्तों, ये होता है एग्जाम में 5 से 10 नंबर के, या फिर एमसीक्यू में, या फिर क्वेश्चन में अमेंडमेंट पार्ट से बहुत जाना आता है, तो अमेंडमेंट भी नहीं छोड़ना है। और दोस्तों आपकी जो भी डाउट है आईडीटी से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, हम जरूर आपका रिप्लाई करेंगे। अमन भी आपके लिए रिप्लाई करेगा। और दोस्तों अमन से अब हम और भी बात करेंगे कि बोथ ग्रुप, जब अपन बोथ ग्रुप देते हैं तो कैसे तैयार करना है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी अमन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, अमन चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू अमन। ठीक है, थैंक यू अर्पण, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।